हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की एक सोनेट नॉट मार्बल नॉट द गाइल्डेड मॉन्यूमेंट्स के बारे में। इसे हम सोनेट नंबर 55 भी कहते हैं, लेकिन इससे पहले हम बात करें सोनेट नंबर 55 की, जिसका टाइटल है नॉट मार्बल नॉट द गाइल्डेड मॉन्यूमेंट्स। उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। अगर हम विलियम शेक्सपियर की बात करें, विलियम शेक्सपियर का लाइफ स्पान जो था वो 1564 से लेकर के 1616 तक था। ठीक है, तो 1564 से लेकर के 1600 तक इनका लाइफ स्पान था। जन्म इनका बर्थ हुआ था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। एवन नदी बहती है, एवन नदी के किनारे एक स्ट्रेटफोर्ड नाम का शहर था, वारविकशायर जगह थी जहां पर इनका बर्थ हुआ था, इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, अब देखो एलिजाबेथन इरा के अंदर या एलिजाबेथन पीरियड के अंदर इनका जन्म हुआ था। एलिजाबेथन पीरियड हम सभी को पता है, क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन की रानी बनी थी इन द ईयर 1558। और क्वीन एलिजाबेथ कब तक रही थी? 1603 तक वो ब्रिटेन की रानी रही थी। तो क्वीन एलिजाबेथ के नाम पे ही हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इस पीरियड को किस नाम से जाना जाता है? एलिजाबेथन पीरियड के नाम से जाना जाता है। और यही वो पीरियड था जिसमें शेक्सपियर ने अपनी बेहतरीन रचनाएं करी थी, बेहतरीन प्लेज करे थे, बेहतरीन ड्रामास लिखे थे और बेहतरीन पोइट्री लिखी थी। इसीलिए उनको एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट कहा जाता है। अब देखो, ये मैंने आपको बता दिया 1558 से लेकर 1603 तक क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन की रानी रही थी और वो लास्ट ट्यूडर मोनार्क थी, यानी ट्यूडर वंश की वो अंतिम शासिका थी। उनके बाद ट्यूडर वंश का कोई सदस्य नहीं था, वो अनमैरिड थी, अंतिम शासिका थी। और उनकी डेथ के साथ ही इंग्लैंड के अंदर से ट्यूडर वंश का अंत हो गया। फिर हमें ये भी पता है कि जेम्स फर्स्ट जो थे स्कॉटलैंड के, वो ब्रिटेन में आए और ब्रिटेन के वो राजा बने थे 1603 से, और 1625 तक वो राजा रहे थे। तो वो जिस दरमियान राजा रहे थे ब्रिटेन के, उस पीरियड को हम जैकोबियन पीरियड जानते हैं। और जेम्स फर्स्ट के साथ में ही क्या हुई थी? ब्रिटेन के अंदर स्टुअर्ट वंश की शुरुआत हुई थी, यानी स्टुअर्ट वंश की नींव पड़ गई थी किसके साथ में? जेम्स फर्स्ट के शासन करने के साथ में। ठीक है, ये तो थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। शेक्सपियर की बात करें तो उन्होंने टोटल 154 सोनेट्स लिखी है। देखो, शेक्सपियर इज बेसिकली नोन फॉर हिज प्लेस, ड्रामा के लिए जानते हैं। शेक्सपियर इस सदी के या इस वर्ल्ड के, इस संसार के सबसे बेहतरीन ड्रामेटिस्ट के बारे में माने जाते हैं। और शेक्सपियर के बारे में ये कहा जाता है कि शेक्सपियर खुद ग्रेजुएट नहीं थे, खुद कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, लेकिन आज संसार की ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे आप डिग्री प्राप्त करना चाहो और आपको शेक्सपियर को ना पढ़ना पड़े। यानी आपको अगर किसी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लेनी है तो शेक्सपियर तो पढ़ना ही पड़ेगा। शेक्सपियर का एमिनेंस इस पे है कि उन्होंने बेहतरीन प्लेज लिखे थे, लेकिन 1592 के दौरान क्या हुआ? कुछ समय के लिए थिएटर्स क्लोज्ड कर दिए गए। अब शेक्सपियर लिखते किसके लिए थे? शेक्सपियर अपने थिएटर्स के लिए लिखते थे और फिर वो क्या करते थे? उनको परफॉर्म करते थे। तो हमेशा वो परफॉर्मेंस के लिए प्लेज लिखते थे। लेकिन जब थिएटर क्लोज हो गए 1592 के अंदर, तो शेक्सपियर ने क्या करा? सोनेट लिखी, क्योंकि लिटरेरी जीनियस उनके अंदर था, लिटरेरी इंस्पिरेशन उनके अंदर थी, तो वो लिखना चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा? फिर पोइट्री की रचना करी और 154 सोनेट्स लिख डाली। लेकिन उनकी सोनेट्स की खास बात क्या थी? वो या तो उन्होंने एड्रेस करी है अपने फ्रेंड या पैट्रन मिस्टर WH को, या फिर करा है उन्होंने ब्लैक लेडी को। ठीक है, तो उन्हीं सोनेट्स में से जो 154 सोनेट्स लिखी है, ये सोनेट नॉट मार्बल नॉट द गाइल्डेड मॉन्यूमेंट, ये कौन सी सोनेट है? 55th नंबर की सोनेट है अपनी नॉट मार्बल नॉट द गाइल्डेड मॉन्यूमेंट। और आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। नॉट मार्बल नॉट द गाइल्डेड मॉन्यूमेंट। अब पोएम की बात करते हैं। तो पोएम की बात करें उससे पहले से हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं, थोड़ा सा किस बारे में पोइट इस कविता में कहना चाहता है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, इन द टाइटल पोइट यूजिंग द 2 वर्ड्स, एक वो मार्बल को यूज़ कर रहा है, ठीक है, और दूसरा वो यूज़ कर रहा है गाइल्डेड मॉन्यूमेंट्स। मार्बल हम सबको पता है, ये अपना संगमरमर का जो पत्थर होता है, बड़ा बेशकीमती पत्थर होता है, ताजमहल का निर्माण जिससे किया गया है। और आज से सदियों पहले की बात है, जब संगमरमर हर किसी के पहुंच में नहीं था। संगमरमर का मतलब क्या होता था? केवल एरिस्टोक्रेटिक पीपल, केवल लग्जरी पीपल, केवल ऐसे लोग जो बहुत अमीर घराने के होते थे वही एफर्ड कर पाते थे संगमरमर को लगाना। तो वही उसी संगमरमर की बात आपके सामने कर रहा है। और दूसरी वो बात करते हैं मॉन्यूमेंट्स की। मॉन्यूमेंट्स का मतलब क्या हुआ? मॉन्यूमेंट्स को हम कह सकते हैं स्मारक। ठीक है, स्मारक होते हैं मॉन्यूमेंट्स, यानी किसी की याद में जब बनाए जाते हैं। तो पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोग मार्बल से बड़े बड़े स्टेच्यूज़ को बनाते थे, है ना। जैसे अमीर घराने का कोई व्यक्ति ख़त्म हो गया या मर गया या डिसीज्ड हो गया, किसी भी कारणवश युद्ध में वो मारा गया, तो उसकी याद में उसको अमर करने के लिए लोग बाग क्या करते थे? बड़े बड़े मार्बल के स्टेच्यूज़ बनवाते थे, ठीक है, या फिर स्मारक बनवाते थे। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स, मकबरे जो आपने देखे होंगे, ताजमहल में मुमताज़ महल का मकबरा
मकबरा है ना, हुमायूं का मकबरा आपने देखा होगा, राजघाट हमने समाधि देखी होगी गांधी जी की है। तो ये एक प्रकार से क्या होता है, ये एक प्रकार से प्रयास किया जाता है, जो व्यक्ति मरता है उसके नज़दीक के जो लोग होते हैं वो ये प्रयास करते हैं कि किसी भी तरीके से ये व्यक्ति जो है अमरता को प्राप्त करे ऐसी चीज़ें बना देने के बाद में। तो आज भी हम देखते हैं कि ताजमहल को जब हम देखते हैं तो हमें मुमताज़ महल याद आती है, क्योंकि उसके अंदर मुमताज़ महल का मकबरा है ना। राजघाट के पास जब भी हम जाते हैं तो हमें क्या याद आता है, गांधी जी की याद आ जाती है। ठीक इसी तरीके से अगर आप इधर मेवाड़ की तरफ जाओगे तो वहाँ पे महाराणा प्रताप के स्टेचूज़ देखोगे, उनको देख करके आपको महाराणा प्रताप के वो गौरवशाली पल याद आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बनाई जाती है एक प्रकार से इंसान को अमर करने के लिए, एक प्रकार से इंसान को याद रखने के लिए कि आगे आने वाली जनरेशन्स आएंगी और वो क्या करेंगी, इन मोन्यूमेंट्स को देखेंगी, इन मार्बल के स्टेचूज़ को देखेंगी तो वो उनको याद करेंगी, है ना। अब पोइट उन्हीं का कंपैरिजन करेगा किसके साथ में, अपनी पोइट्री के साथ में, अपनी पोएम के साथ में। तो पोइट क्या कहता है यहाँ पे, अब देखते हैं कि नॉट मार्बल नॉर द गाइल्डेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस शैल आउटलिव दिस पावरफुल राइम, बट यू शैल शाइन मोर bright in these contents then unswept stone be smeared with the sluttish time। ठीक है, तो वो बोलता है, क्या बोलता है, नॉट मार्बल, ना तो मार्बल से बने हुए स्टेचूज और ना ही गोल्ड से कवर्ड हुए हुए मॉन्यूमेंट्स, यानी कि स्मारक किसके, प्रिंसेस के। ठीक है, अब प्रिंस को थोड़ा सा समझना। प्रिंस हम सब समझते हैं किसको, प्रिंस किसका नाम हो गया, प्रिंस अपने आप में राजकुमार हो गया। राजकुमार यानी शाही घराने के लोग बाग हो गए। तो शाही घराने के लोग बाग जब मरा करते थे तो वो क्या करते थे, मॉन्यूमेंट्स बनाते थे, स्मारक बनाते थे और अपने मॉन्यूमेंट्स को, अपने मकबरों को बढ़िया तरीके से वो गोल्ड की प्लेट से कवर कर देते थे, है ना। बहुत पैसा लगाते थे इनके ऊपर। या फिर मार्बल, यानी मार्बल के स्टेचूज़, उस संगमरमर के स्टेचूज़ बनाए जाते थे, बड़े बड़े भव्य स्टेचूज़ बनाए जाते थे और उन को बना करके याद रखने का प्रयास किया जाता था जो व्यक्ति मर चुका है उसके लिए। लेकिन वो कहता है ये दोनों ही फ्यूटाइल है, एक फ्यूटाइल एफर्ट है, एक व्यर्थ का एफर्ट है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें शैल आउटलिव, लिव बियॉन्ड, किसके पार नहीं जी सकती, दिस पावरफुल राइम। मैं जो ये कविता लिख रहा हूँ ना, राइम हेयर स्टैंड्स फॉर द पोएट्री, दिस पोएट्री, है ना। वो कह रहा है कि मैं ये जो कविता लिख रहा हूँ ना, मेरी कविता के पार ये दोनों ही फेल है ना। मेरी कविता के सामने ना तो मोन्यूमेंट्स कुछ लगते हैं, ना ही मार्बल के स्टेचूज़ कुछ लगते हैं। मेरी कविता इन दोनों के पार है, मेरी कविता इन दोनों से ज़्यादा जिएगी। ये ना तो मार्बल के स्टेचूज़ और ना ही गोल्ड से कवर्ड मोन्यूमेंट में इतनी शक्ति है जो मेरी पोयम की शक्ति को पार कर सकें, मेरी शक्ति की, पोयम की शक्ति, पोयम की स्ट्रेंथ के पार जा सकें। बट यू शैल शाइन मोर ब्राइट इन दीज कंटेंट्स देन अनस्वेप्ट स्टोन बी स्मियर्ड विद द स्लटिश टाइम। ठीक है, ध्यान से समझना। वो कहता है कि तुम चमकोगे और बहुत बेहतरीन तरीके से चमकोगे। मोर देन, कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, मोर और देन। ठीक है, किसकी तुलना में तुम बेहतरीन चमकोगे, अनस्वेप्ट स्टोन। देखो मकबरे होंगे, समय के साथ में क्या होंगे, उनके ऊपर डस्ट जमती जाएगी, उनके ऊपर डर्ट जमती जाएगी और वो क्या हो जाएंगे, अनस्वेप्ट होने के कारण वो बी स्मियर्ड यानी डर्टी, गंदे हो जाएंगे। ठीक है, विद द स्लटिश टाइम, गंदे समय के साथ में वो गंदे होते जाएंगे। अभी स्लटिश टाइम को समझने की कोशिश करो। वो क्या कह रहा है कि भैया समय के साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतेगा तो इतने शानदार मार्बल के चमकदार क्या बनाए हुए हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं और गोल्ड से कवर्ड मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, मार्बल के स्टेचूज़ बनाए हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा, गोल्ड कवर्ड मॉन्यूमेंट्स के ऊपर और मार्बल के स्टेचूज़ के ऊपर क्या जमती जाएगी, धीरे धीरे डर्ट आती जाएगी, धीरे धीरे धूल जमती जाएगी, उनको कोई साफ़ नहीं करेगा और फिर वो क्या हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। तो उनकी चमक क्या हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी, उनकी चमक क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन तुम चमकोगे, तुम हमेशा चमकोगे, तुम इनसे भी ज़्यादा चमकोगे। कैसे, इन दीज कंटेंट्स, इन द कंटेंट, इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम। तो ये जो मैं पोएम लिख रहा हूँ ना, ये जो पोएम मैं लिख रहा हूँ ना, इसके सब्जेक्ट मैटर में मेरे भाई, मेरे दोस्त मिस्टर WH, तुम हमेशा हमेशा के लिए चमकोगे। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम हमेशा हमेशा के लिए चमकोगे। ठीक है, अब देखो टाइम को यहाँ पे स्लटिश कहा गया। ठीक है, थोड़ा सा इस वर्ड को समझना। स्लटिश किसको कहते हैं, स्लटिश क्या होता है, बेसिकली स्लटिश एक वुमन होती है, एक यंग वुमन को स्लटिश कहा जाता है। स्लट वैश्या से आप इसकी तुलना कर सकते हैं, वैश्या कह सकते हो जिसको, कि जब ये वैश्या यंग होती है तो शी इज़ हैविंग द सेक्सुअल रिलेशनशिप विद टू मैनी पर्सन्स, बहुत सारे व्यक्तियों से इसकी क्या होती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है ना। तो उस समय तो क्या होता है, इसकी जवानी चरम पर होती है, उस समय इसके पास बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, बहुत सारा पैसा होता है, ये शानो शौकत से अपने पैसे के साथ अपनी ज़िंदगी को जीती है। लेकिन क्या होता है, समय बड़ा डर्टी है। जैसे ये महिला डर्टी है ना, जैसे आपको ये डर्टी महिला दिखा दे रही है,
है ना। जैसे ये डर्टी महिला आपको दिखाई दे रही है, ठीक उसी प्रकार से समय भी बड़ा क्या होता है, डर्टी होता है, समय भी बड़ा गंदा होता है। तो समय भी गंदा होता है, समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये महिला जो जवानी के दिनों में बड़ी सुंदर दिखा करती थी, धीरे धीरे ये बदसूरत होने लगती है। अंदर से पूरी तरीके से ये खोखली हो चुकी है, शरीर पे पूरी तरीके से झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, एंड शी इज़ हैविंग नो सोशल रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी एज वेल, है ना। तो समय ने क्या करता है, इसको बर्बाद कर देता है पूरी तरीके से। तो इस समय पे क्या नहीं कर सकते, जिस तरीके से इस महिला पे, इस स्लट पे आप विश्वास नहीं कर सकते ना, ये अनफेथफुल है, ये किसी के साथ नहीं होती, उसी तरीके से समय किसी के साथ नहीं होता। भले ही आप बहुत अमीर घराने के होंगे, भले ही आप बड़े एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के होंगे, लेकिन तुम कितने भी बढ़िया से बढ़िया मोन्यूमेंट बना लो और तुम कितने भी बढ़िया से बढ़िया स्टेचूज़ बना लो, समय की मार, समय बड़ा बलवान होता है, समय की मार नहीं झेल पाएंगे और वो 20 मिनट यानी तुम्हारे स्टेचूज़, तुम्हारे मोन्यूमेंट्स गंदे हो जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई मिस्टर WH, तुम हमेशा हमेशा चमकोगे। कहाँ? इन द कंटेंट्स ऑफ दिस पोइट्री। मैं जो पोएम लिख रहा हूँ ना, उसके कंटेंट्स में चमकोगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा। व्हेन द वेस्टफुल वॉर शैल ए स्टेचूज ओवरटर्न and broils root out the work of masonry, nor Mars his sword nor war's quick fire shall burn the living record of your memory। ठीक है। अब देखो वार को वेस्टफुल बोला, व्हेन द वास्टफुल वॉर सेल स्टेचूज ओवरटर्न। देखो वॉर क्या होते हैं, वॉर हमेशा क्या होते हैं, वेस्टफुल होते हैं। वॉर में हमेशा नुकसान ही नुकसान होगा, वेस्टेज ही वेस्टेज होगा। वॉर के अंदर ह्यूमैनिटी का वेस्टेज होता है ना, मानवता का नाश होता है। मौत, ये वॉर के अंदर क्या होता है, वॉर के अंदर संपत्ति का नुकसान होता है। ठीक है। तो बोलता है जब भी वॉर होते हैं ना, तो वॉर किसी भी देश के लिए बढ़िया नहीं होते। जिन भी देशों के बीच में वॉर होता है उनके अंदर क्या होता है, तबाही मच जाती है, उनके नागरिकों की जाने जाती है और उनकी जो संपत्तियां होती है उनको चोट पहुंचाई जाती है। तो बोलता है व्हेन द वेस्टफुल वॉर शैल स्टेचूज ओवरटर्न, कि अगर युद्ध होता है तो युद्ध के अंदर स्टेचूज यानी बड़े से बड़े स्टेचूज जो होते हैं ओवरटर्न यानी डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, नाश कर दिया जाता है। ठीक है। एंड ब्रोइल्स, और जब झगड़े होते हैं किन्हीं दो देशों के बीच में, दो मुल्क के बीच में झगड़ा होता है, तो वर्क ऑफ मैसनरी। मैसनरी क्या हुआ, मैसन आप सभी जानते हो, मैसन किसे कहते हैं, मैसन उस व्यक्ति को कहते हैं जो ईंट भट्टे का काम करता है ना। तो क्या होता है, ये मोन्यूमेंट बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, ईंट पत्थर से ये मोन्यूमेंट बनाए जाते हैं। लेकिन अगर कभी झगड़े हुए तो रूट आउट यानी डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, उखाड़ दिए जाते हैं। किसको? वर्क ऑफ मशीनरी। जो ये ईंट पत्थर से आपने मकबरों को बनाया ना, इतने सुंदर बेहतरीन मकबरों को बनाया है, वो सारे नष्ट कर दिए जाते हैं। तो बोलते हैं भैया ये दोनों ही चीज़, चाहे ये मार्बल से बने हुए स्टेचूज हों, चाहे गोल्ड कवर्ड मोन्यूमेंट से हों, अगर वार होगा, अगर बॉयल्स होंगे, झगड़े होंगे, तो ये दोनों ही क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, इन दोनों का ही नाश हो जाएगा। दे विल बी डिस्ट्रक्टेड, इनका विनाश हो जाएगा। लेकिन नॉर मार्स, ना तो युद्ध का देवता। मार्स कौन होता है, युद्ध का देवता। देखो ये कौन है, अपना मार्स है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना। इसको हम रोमन गॉड ऑफ वॉर कहते हैं। मार्स कौन है, रोमन गॉड ऑफ वॉर है। ठीक है, युद्ध का देवता कहा जाता है। आप देख रहे हो तलवार है, आग निकल रही है चारों तरफ से, तो युद्ध का देवता माना जाता है इसको। तो कहता है ना तो मार्स, चाहे मार्स जो युद्ध का देवता है ना, स्वयं चाहे अपनी तलवार लेकर के आ जाए, स्वॉर्ड यानी तलवार लेकर के आ जाए, और चाहे आग लग जाए, युद्ध के कारण आग लग जाती है, तो वो क्या करती है, नाश कर देती है। बड़े से बड़े महल उसके अंदर जल जाते हैं, बड़े से बड़े शहर उसके अंदर जल जाते हैं। लेकिन चाहे ये युद्ध का देवता खुद अपनी तलवार लेकर के आ जाए, चाहे युद्ध की आग ही चारों तरफ क्यों ना लग जाए, शैल बर्न द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ मेमोरी, वो क्या नहीं कर पाएंगी, तुम्हारे लिविंग रिकॉर्ड, तुम्हारी याद में जो मैंने ये पोएम लिखी है ना, उसको वो कभी भी बर्न यानी जला नहीं पाएगी। तो देखो उसने क्या बोला इस पोएम को, द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी। क्यों बोला है, क्योंकि वो कह रहा है कि मिस्टर WH, तुम्हारी इस हैंडसम पर्सनैलिटी के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, ये पोएम लिख रहा हूँ। तुम्हारी ब्यूटी के ऊपर मैं ये पोएम लिख रहा हूँ, मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी के ऊपर ये पोएम लिख रहा हूँ। अब अपने आप में ये पोएम क्या बन गई है, जीता जागता रिकॉर्ड बन गई है, जीता जाता संग्रह बन गई है, जीता जाता तुम्हारा चिट्ठा बन गया है ये मेरी पोएम। तो अब कुछ भी आ जाए, चाहे युद्ध का देवता खुद भी आ जाए, चाहे कितने से बड़े युद्ध क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हें इन पोएम के पन्नों से तुम्हारे इस लिविंग रिकॉर्ड को वो कभी मिटा नहीं पाएंगे। तो हमने देखे थे बड़े से बड़े साम्राज्य जो थे आज से 700-800 साल पहले, वो सारे बड़े से बड़े साम्राज्य ध्वस्त हो गए, वो किले जो थे खंडर में तब्दील हो चुके हैं ना, वो सारी चीज़ें नष्ट हो गई। लेकिन आज भी हम इस पोएम को पढ़ रहे हैं। शेक्सपियर ने लिखी थी, ये कब लिखी थी, एलिजाबेथन इरा के अंदर लिखी थी, 16th सेंचुरी के अंदर लिखी थी, बट स्टिल वी आर रीडिंग दिस पोएम। लेकिन आज भी हम इस पोएम को पढ़ रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारे रिकॉर्ड को मिटा नहीं पाया। बड़े से बड़े युद्ध हो गए, बड़े से बड़े झगड़े हो गए, बड़े से बड़े
युद्धों में तबाही मच गई, लेकिन तुम्हारे रिकॉर्ड को कोई नहीं मिटा सकता, तुम ऐसे ही रहोगे जैसा मैंने तुम्हें यहाँ पर इस पोएम के अंदर मेंशन कर दिया है। फिर वो बोलता है, क्या बोलते हैं शेक्सपियर, अगेंस्ट डेथ एंड ऑल ऑब्लिवियस एनिमिटी शैल यू पेस फॉर, योर प्रेस शैल फाइंड still find room even in the eyes of all posterity that we are this world out to the ending doom। वो बोलते हैं भैया shall you pace for, तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। किसके अगेंस्ट, किसके विरोध में? डेथ। अब देखो मौत क्या होती है, मौत आती है तो क्या कर देती है, आपका नाश कर देती है, मौत आपको ख़त्म कर देती है, मौत आपको इस संसार से साफ कर देती है, यानी मौत के आगे हम नतमस्तक हैं, मौत हमारा अंत कर देती है। ठीक इसी प्रकार से ऑल ऑब्लिवियस एनिमिटी, एनिमिटी क्या होती है? शत्रुता। ठीक है, जब भी आपकी किसी के साथ एनिमिटी होती है, जब भी आपकी किसी के साथ शत्रुता होती है, तो शत्रुता में व्यक्ति क्या करता है, वर्च्यूज गुणों को भूल जाता है, एंग्री क्रोधित हो जाता है, और शत्रुता सब कुछ भुला देने वाली होती है, यानी सब कुछ भूल जाता है। लेकिन तुमको कोई नहीं भुला पाएगा, चाहे मौत हो चाहे शत्रुता हो, तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। पेस फोर्थ यानी कीप गोइंग ऑन, तुम आगे बढ़ते रहोगे। ना तो मौत तुम्हें मिटा सकती है, ना ही शत्रुता जो सब कुछ भुला देने वाली होती है वो ही तुम्हें मिटा सकती है ना। क्योंकि शत्रुता में क्या करता है व्यक्ति, वैल्यूज़ ऑफ लाइफ भूल जाता है, जीवन के वास्तव में क्या वैल्यू है, जीवन के मूल्य क्या है, व्यक्ति उनको भूल जाता है। लेकिन ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम आगे बढ़ते रहोगे और क्या करोगे, योर प्रेज शैल स्टिल फाइंड रूम इवन इन द आईज ऑफ ऑल पॉस्टरिटी दैट वी आर दिस वर्ल्ड आउट टू द एंडिंग डूम। देखो, दैट वी आर दिस वर्ल्ड टू द आउट टू द एंडिंग डूम, ये संसार का जब एंडिंग डूम यानी अंतिम दिन होगा, ठीक है, संसार का जब अंतिम दिन होगा और उस अंतिम दिन तक ये पहनेगा, वियर यानी पहनना, किसको पहनेगा, ऑल पॉस्चरिटी। पॉस्चरिटी किसे कहते हैं, जनरेशन, द फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है, यानी संसार के अंतिम दिन तक, जब तक इस दुनिया में मनुष्य रहेंगे, जब तक हमारी जनरेशंस आती रहेगी, तब तक वो जनरेशंस क्या करेगी, इस पोएम को पढ़ेगी। और जब वो तुम इस पोएम को पढ़ेगी तो तुम क्या करोगे, उनके जहन में बस जाओगे, और वो क्या करेंगे, वो लोग तुम्हें प्रेज करेंगे, तुम्हें प्रशंसा करेंगे तुम्हारे बारे में। जब वो मेरी पोएम में पढ़ेंगे, तुम्हारी ब्यूटी के बारे में जब वो मेरी पोएम में पढ़ेंगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में जब वो मेरी पोएम में पढ़ेंगे, तो तुम उनकी आंखों में क्या पाओगे, सम्मान पाओगे, प्यार पाओगे, प्रेम पाओगे, एंड दे विल अप्रिशिएट योर ब्यूटी। वो अप्रिशिएट करेंगे कब तक, जब तक ये संसार रहेगा, जब तक इस संसार का आखिरी दिन रहेगा, जब तक मनुष्य इस धरती पर आता रहेगा, तब तक तुम उन जनरेशन्स की आंखों में हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहोगे, और वो मेरी पोएम के माध्यम से तुमको पढ़ेंगे। इसलिए टिल द जजमेंट दैट योर सेल्फ अराइज। अब देखो डूम्सडे कौन सा होता है, यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया है, इस संसार का अंतिम दिन जो होता है ना, दैट विल बी कॉल्ड द डूम्सडे। इसको डे ऑफ जजमेंट भी कहते हैं। इस दिन क्या होगा कि भगवान जज करेंगे, भगवान सभी इंसानों को जज करेंगे, क्योंकि सृष्टि का अंत हो गया, ठीक है, सृष्टि का अंत होगा, डूम्सडे वाले दिन इस पूरी धरती का अंत हो जाएगा, पूरी पृथ्वी का अंत हो जाएगा। और उस दिन क्या होगा, भगवान मनुष्य को उसके डीड्स के अकॉर्डिंग जज करेंगे, ठीक है, जिसने जैसे काम किए हैं उस दिन भगवान उसको उसके हिसाब से डीड को जज करेंगे। तो उस दिन क्या होगा, उस दिन एक बेहतरीन चीज़ होगी, जितने मरे हुए लोग हैं वो तो क्या हो जाएंगे, जाग जाएंगे, और जो जीवित हैं वो मर जाएंगे। तो डूम्सडे के दिन तुम खुद जागोगे, जब वो धरती का अंतिम दिन आएगा, तो वो क्या कहता है, द जजमेंट दैट योर सेल्फ अराइज, कि डूम्सडे जिस दिन तुम खुद जागोगे, क्योंकि अब तो मर जाओगे तुम, है ना, अभी तो तुम मर गए हो, लेकिन जिस दिन तुम खुद जागोगे तब तक तुम्हारी यादगार में मैंने ये पोएम लिख दी, और तुम इस पोएम के माध्यम से क्या करोगे, यू लिव इन दिस, तुम इस पोएम के माध्यम से जिंदा रहोगे, है ना। अब देखो मिस्टर डब्ल्यू आज तो है नहीं, 800 साल पहले था। अब मान लो कि कभी भी इस धरती का अंतिम दिन आएगा, तब वो मिस्टर डब्ल्यू जो थे वो अपनी कब्र से निकलेंगे और वो जागेंगे और भगवान उनका जजमेंट करेंगे। लेकिन तब तक मिस्टर डब्ल्यू लोगों की नज़रों से चले नहीं जाए, तब तक मिस्टर डब्ल्यू को लोग भूल नहीं जाए, तो वो कहते हैं शेक्सपियर की मैंने ये पोएम कंपोज कर दी तुम्हारे प्रेस के अंदर, और तुम जब जागोगे ना उस डूम्सडे वाले दिन तक, तब तक तुम इस पोएम के माध्यम से जिंदा रहोगे, एंड ड्वेल और बसोगे, ठीक है, और ड्वेल बसोगे, कहाँ बसोगे, इन लवर्स आइज, किसके बसोगे, तुम्हें प्रेम करने वाले लोगों की आंखों के अंदर बसोगे, यानी तुम इमोर्टलाइज हो गए, तुमको मैंने अपनी इस कविता के माध्यम से इमोर्टलाइज कर दिया, तुम इस कविता के माध्यम से अमर हो गए, और हमेशा हमेशा के लिए तुम किसके अंदर बसोगे, आंखों के अंदर बसोगे। किसकी आंखों के अंदर बसोगे, आने वाली जनरेशन्स की आंखों के अंदर बसोगे, है ना। तो ये पोएम क्या कर दी मैंने, तुम्हें डेडिकेट कर दिया, तुम्हारे बारे में लिख दिया है, और तुम अब हमेशा हमेशा के लिए लोगों के लिए क्या हो गए हो, अमर हो गए हो। जब भी लोग आएंगे, जब तक ये
धरती रहेगी, जब तक इस संसार पे जनरेशन्स आती रहेगी, तब तक क्या करोगे, लोग तुम्हारे बारे में इस पोएम के माध्यम से पढ़ेंगे और तुम क्या करोगे, इस पोएम के माध्यम से लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहोगे, है ना। अब देखो फटाफट देख लेते हैं इसकी एक राइम स्कीम आपको बता देता हूँ। ये शेक्सपियरियन सोनेट है और शेक्सपियरियन सोनेट की खूबसूरती होती है कि वो 3 क्वाट्रेन यानी 4-4 लाइनों के 3 पद, है ना, 4-4 लाइनों के 3 पद और 2 लाइनों का 1 पद यानी कपलेट होता है। तब फटाफट देखो इसकी राइम स्कीम आपको बता देते हैं। देखो मोन्यूमेंट्स दैट इज मैचिंग विद द थर्ड लाइन, तो हम इसको दे देते हैं द सेकंड लाइन इज मैचिंग विद द टाइम, राइम टाइम, तो इसको क्या दे सकते हो आप, ए बी, है ना, ए बी, है ना, ये ए बी और फिर ये भी हो गई। फिर ये अलग राइम स्कीम आ गई, तो इसको आप क्या दे दोगे, ए बी ऊपर हो गया, फिर ये ओवरटर्न बर्न मसूनरी मेमोरी, तो ये क्या हो गया, सी डी, है ना। सेकंड स्टेंजा की क्या राइम हो गई, सी डी। इस तरीके थर्ड स्टेंजा को जब हम देखते हैं 4 लाइनों का, फिर ये पद हो गया थर्ड स्टेंजा। तो थर्ड स्टेंजा को फिर हम जब देखते हैं तो देखो एनमिटी प्रॉस्पेरिटी, रूम डूम, तो ये क्या हो गया, ए बी हो गया, सी डी हो गया। अब हम इसको दे देंगे ई एफ, है ना, फिर अराइज और आइज, ये कपलेट हो गया, 2 लाइनों का 1 पद हो गया, तो ये क्या हो गया, जी। तो ये इसकी राइम हो गई, क्या राइम हो गई इसकी, ए बी, सी डी, ई एफ और जी। ठीक है, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। सिंप्लीफाई करने का मैंने पूरा प्रयास किया था और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को इस पोएम को देखने के बाद शायद ही कोई डाउट आप लोगों के रहने वाला है। मैंने अपना काम कर दिया, आप लोगों का काम ये है, इस पोएम को देखा, अगर अच्छा लगा, पसंद आया वीडियो, तो आपको क्या करना है, आपको शेयर करना है, इसको सब्सक्राइब करना है अपने